और उसके बाद कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारा स्टार्ट है वो है एवरीडे साइंस से। ये हमारी एलटीआई की क्लास है, थर्ड लेक्चर है। एवरीडे साइंस के हवाले से हमने देखा। अच्छा, एवरीडे साइंस जैसे कि मैंने डे वन इसको थोड़ा लॉक किया था, आप लोगों को याद, आपने भी कुछ चीज़ें नोट डाउन की थी। तो एवरीडे साइंस मीन्स की साइंटिफिक चीज़ें जो कि हम रोज़मर्रा तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से। लेट्स सपोज जैसे एस्ट्रोनॉमी, ऑल तो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो उसी के अंदर उसको उसका जो मटेरियल है हमें उसको कवर करना चाहिए। इसमें एस्ट्रोनॉमी की बहुत इन डेप्थ एनालिसिस नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चीज़ें चाहिए होती, लेकिन फिर भी हर उसका एक एप्रोप्रिएट नॉलेज आपके पास होना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चंस में आए तो आप उसको टैकल कर सकें। सिमिलरली जो है हमारा इसके बाद जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, उसमें भी अकॉर्डिंगली आपके पास जो एक रिक्वायर्ड मटेरियल है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पैटर्न वो हमारे पास होना चाहिए। तो इसके वजह से जैसे मैंने डे वन में बताया था कि उसके डिफरेंट फैक्शंस हैं। इसको हम लेट्स सपोज अगर मैं दोबारा जल्दी से लिखूं तो हमने कहा था यार कि हमने एस्ट्रोनॉमी एक हमारा फैक्शन बनता है, एस्ट्रोनॉमी के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये उनको हमें पढ़ना है। इसी तरीके से हमारा जो था दूसरा था जो जियोलॉजी या फिर ज्योग्राफी, तो इसी के हवाले से हमने भी इसके डिफरेंट टॉपिक मैंने दोहराए थे वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा मेडिकल साइंस है, ठीक है। मेडिकल साइंस में हमारी फूड साइंस, विटामिन, सारे सिस्टम, बॉडी के ब्रीदिंग सिस्टम सिस्टम वो कवर होते हैं। फिर हमारा बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, और एट द एंड हमारा कंप्यूटर साइंस आता है। बेसिक कंप्यूटर को भी हमने टच किया। तो ये थी जो मेनली हमारी जो एवरीडे साइंस की वजह से डे वन की डिस्कशन थी। तो अब हम देखते हैं आगे के लिए, अगर ये हमारे डिस्कशन हैं तो हमने इसको इनफैक्ट अब मैथ्स जो है एवरीडे साइंस मैथ्स सेपरेट टॉपिक, और मैथ्स के जो 20 मार्क्स का चीज तो है ही सेपरेट, ये एलिमेंट सेपरेट है। अच्छा, किसी दफा आपने मैथ्स जो है नहीं, मैथ्स का अलग टॉपिक होगा जिसमें देखें आपके जो थे ना वो सेट से सर को ये अभी लास्ट लेक्चर जो था हाँ उसमें मैथ्स नहीं, परसों हमने किया था इसको चॉक आउट, लेकिन मैथ्स भरल सेपरेट है, उसमें मैंने सेपरेट शेयर किया था, भरल चेक कर लीजिए। मैथ्स किस में आएगा? मैथ्स एक सेपरेट टॉपिक है ना जी, एक सेपरेट एलिमेंट है मैथ्स। मैथ्स में इस दफा नहीं आएगा? आएगा ना, लेकिन वो एवरीडे साइंस में कवर अप नहीं होता ना मैथ, मगर ये ऊपर जो नंबर हमने किए हैं हाँ उसमें ये मैथ्स ना था। हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, सही है। अब 20 मार्क्स की सेपरेट हो जाएगा। हाँ सेपरेट। अब जो राइट में है ना वो हम 20 मार्क्स की एवरीडे साइंस को हम जो है वो कवर अप करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सो ये है एवरीडे साइंस का फर्दर ब्रेकअप, इस 20 मार्क्स के अंदर फर्दर क्या ब्रेकअप है वो हमने किया है आज। सर आज वो न्यूज़पेपर पढ़ना और मैथ पढ़ना, मैप पढ़ना न्यूज़पेपर तो नहीं, आज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम कम है। मैप इंशाल्लाह हम इसका आज करेंगे। तो ये मैं कंप्यूटर साइंस भी खत्म कर रहा हूँ, फिजिक्स भी खत्म कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस भी खत्म कर रहा हूँ, ज्योग्राफी भी। आज हम इसका एक जो है ना एस्ट्रोनॉमी, वो इसका एक मेजर एलिमेंट है जो कि उसको उसके अंदर हम जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने जैसे उस दिन बताया था आपको कि इसके अंदर आप सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, डिफरेंट प्लैनेट्स के नाम आते हैं जी। ये जो फास्टेस्ट प्लैनेट कौन सा है, रिवॉल्विंग फास्टेस्ट स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट कौन सा है, फास्टेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं आपको सोलर सिस्टम में। इसी के साथ जो है सोलर स्टार्स की टाइप्स, जो ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, नियरेस्ट टू सन कौन सा है, नियरेस्ट टू अर्थ कौन सा है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिलेशंस यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स के बारे में पता हो आपको, गैलेक्टिक ईयर क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, ये सारा कुछ एस्ट्रोनॉमी में आता है। तो एक कॉन्सेप्ट है जो एस्ट्रोनॉमी में आज हम इन सबको छोड़ते हुए एक और कॉन्सेप्ट, बुनियादी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के हवाले से भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है जी, जस्ट इमेजिन कीजिए दिस इज अर्थ, ठीक है जी, ये अर्थ है और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। सो अब हम एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है, एटमॉस्फेयर ये कि जहाँ हम खड़े हैं, जिस सरफेस पर खड़े हैं, यहाँ से ऊपर वर्टिकली अगर हम चले जाएं ऐसे करके, जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम यहाँ तक चले गए, तो यहाँ तक वो जो डिस्टेंस है वो है 800 किलोमीटर।
तो एक एनवेलप बन जाएगा ये एक हाइपोथेटिकल रीजन बन जाएगा जो कि बेसिकली हमारे सर के ऊपर है और वो है 800 किलोमीटर तक मुहित। हम इस एरिया को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके जी, अगर 800 किलोमीटर से ऊपर चले जाएंगे तो फिर जो एरिया होगा दैट विल बी नोन एज स्पेस, उसको हम स्पेस कहेंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम स्पेस नहीं पढ़ रहे लेकिन एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं। और एस्ट्रोनॉमी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एस्ट्रोनॉमी मींस कि ऐसी चीज जो हमारे सर के ऊपर से है। राइट नाउ हम खड़े हैं तो सर के ऊपर से जितनी भी वो हाइट वाली चीजें हैं उनको हम डिस्कस करें तो हम उसको एस्ट्रोनॉमी में काउंट करेंगे। तो एटमॉस्फेयर भी चूंकि सर से ऊपर वाली चीज है तो हम इसको तो एस्ट्रोनॉमी में काउंट करेंगे। सो ये चीज है जब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं तो स्टार्टअप मैंने लिया एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ऊपर चलते जाएंगे। अभी एटमॉस्फेयर के बारे में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे कि इसकी पहली लेयर का क्या नाम है। लेयर फॉर एग्जांपल यहाँ तक एक लेयर बन जाती है, ठीक है जी, ट्रोपोस्फेयर लेट्स सपोज, ये स्ट्रेटोस्फेयर बन जाती है, ये मेसोस्फेयर बन जाती है, थर्मोस्फेयर बन जाती है और ये लेट्स सपोज एक्सोस्फेयर बन जाती है। तो अब इसमें क्या है कि ये डिफरेंट फैक्शंस बन गए हैं, डिफरेंट एरियाज बन गए हैं। अभी जो पहला एरिया है जिसको लेट्स सपोज मैं अगर लेट्स सपोज कलर कर देता हूँ, ये पहली बनेगी लेयर। इस लेयर के क्या वो हैं यू नो फीचर्स क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसकी बाउंड्री लाइन का नाम क्या है, इसका अपना नाम क्या है, इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है, ये तमाम क्वेश्चंस को हमने आंसर करना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब इसके बाद ये कि जैसे एक को पढ़ेंगे तो फिर दूसरी की भी पढ़ेगी, फिर तीसरी की भी, फिर चौथे की। इस तरह तमाम एटमॉस्फेरिक लेयर्स के हवाले से हमें नॉलेज होना चाहिए ताकि अगर एमसीक्यू को पूछें तो हमें उसमें फॉर्म जवाब आना चाहिए। टोटल 4 लेयर्स हैं। जी बिल्कुल, TS ये फिफ्थ है, 5 है एटमॉस्फेयर भी। हाँ जी बिल्कुल। अब राइट नाउ हम चलते हैं कि जी सबसे पहले हम जरा बेसिकली देख लें कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर को अगर आप देखें कि है बेसिकली क्या, तो एटमॉस्फेयर इज बेसिकली एन एनवेलप ऑफ गैसेस। ये डिफरेंट गैसेस होती हैं जो हमारे ऊपर के गिर्द घूम रही होती हैं। ये 800 किलोमीटर तक जो है ना वो इसमें होती है। अब आपको सवाल आता है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो ये आपका जवाब होगा। सिमिलरली अगर आपको ये सवाल आता है कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है जी, तो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं। ये तो मैंने कह दिया ना कि भाई डिफरेंट गैसेस होती हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज क्या होती है इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आपकी एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा परसेंटेज है और वो है 78.08%। ये हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है उसके अगर आप परसेंटेज को देखें तो दैट इज 21%। सिमिलरली अगर हम CO2 को देखें तो दैट इज 0.03%। इसी तरीके से अगर हम बाकी देख लें इसमें मैं लिखूंगा आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये एक्चुअली हीलियम वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये नोबल गैसेस हैं। और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं जो बहुत कम तादाद में हमें मिलते हैं, ये उन सब की जो रिमेनिंग परसेंट है वो बन जाएगी हमारे पास 100% कंप्लीट करने। सर ये चेंज नहीं होती जी नहीं, ये कंपोजिशन फिक्स्ड है। बाय नेचर जो है वो कंपोजिशन एक फिक्स्ड है। जो हम कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं दैट इज सोल्यूशन, दैट इज मैन मेड। तो वो में वो उसमें उससे इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता। जो मेजर है आप देखो ना, हम कहाँ पे है ना, हमारा हम 10 से 12 किलोमीटर तक बस खत्म। उसके बाद तो देखिए ना 800 किलोमीटर तक जाना है, तो उसके बाद फिर जो है आप इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो आपका इम्पैक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा आप पोल्यूशन जो हम यानी मैन मेड पोल्यूशन है वो क्रिएट होती है। तो अल्टीमेटली जो जितना भी है ना वेदरिंग फिनोमेना 10 से 12 किलोमीटर, उसी में ये यही जो पोल्यूशन है, यही जो हम कर रहे हैं, इवेपोरेशन हो रही है ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग वजह से
इवेपोरेशन होने के बाद 10 से 12 किलोमीटर वो यही चीज नीचे आ जाती है। ये जो पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन नीचे आ जाती है। अगर पोल्यूशन ना हो तो इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल रेन आती है, ये सारा कुछ यहीं पे सेटल्ड हो जाता है। लेकिन ये एक्सटेंडेड पैटर्न है। ये सिर्फ कौन सी लेयर तक जाता है? ये तो ओवरऑल है ना। यानी हमारा हमारे वाले तो हम चलते हैं 10 से 12 किलोमीटर पहले ट्रोपोस्फीयर, यानी इसका इम्पैक्ट एक्चुअली अगर मींस के जिसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। अच्छा, बाकी ये बात है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे जैसे आप चलते रहेंगे डेफिनेटली मे बी कोई 1% या पॉइंट समथिंग परसेंट चेंज भी आ जाए, बट दिस इज द एक स्टैंडर्ड पोजीशन जो है वो ये है। आपको एग्जाम में आएगा तो आपने इस चीज को फॉलो करना होगा, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 हाँ जी, तो बिल्कुल 0.03। और बाकी सब कितनी है? बाकी ये जो Global gases 78.08% ये होगी, 21% ये होगी, और बाकी जो रिमेनिंग है वो ये होगी। ये भी कुछ पॉइंट्स में बनती है। ओके जी, तकरीबन ऑलमोस्ट भी 79%। बाकी 79 के 0.79 0.79 क्योंकि 79 तो ओवरऑल बहुत बड़ा जी फर्क है। सर। 0.79 ओके जी, फाइन, क्लियर होगी ये बात। अब हम चलते हैं आगे। सो ये इसकी कंपोजिशन भी होगी और एटमॉस्फेयर क्या है ये भी देख लिया। अब इसके हवाले से अभी मैं फर्दर हमें आता है तो हमें ये क्वेश्चंस पूछेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है वो किससे मेजर की जाती है। तो हमारा आंसर हो गया एटमॉस्फेरिक, सॉरी पहले हमें ये समझना भी होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सवाल आएगा कि जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो दैट आंसर इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी mmHg प्रेशर यूनिट है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है वो है 760 mmHg, ये आपने याद रखना है। अब अगली बात ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि AP इज मेजर्ड बाय व्हाट, इसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर है आपका बैरोमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेते हैं हम कि बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। सर देखें, जैसे मैं अगेन बनाता हूँ यहाँ पे ये अर्थ है, ये बंदा खड़ा हुआ है, इसके ऊपर राइट में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्या, एक इसकी जो है ग्रेविटेशनल पुल जो है ना वो इसको इस तरीके से अपनी तरफ खींच रही है। ये ग्रेविटेशनल पुल जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स तमाम अर्थ के सरफेस के ऊपर जा रही है, तो इसे एक पुल क्रिएशन हो रही है, दैट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल। लेकिन इस बंदे के ऊपर एक दूसरी फोर्स भी एक्ट ऑन कर रही है, वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसके सर के ऊपर से एक तो से जमीन अपने यहाँ से खींच रही है, और एक जैसे हम अभी हम खड़े हैं तो दो फोर्सेस हमारे ऊपर एट वन टाइम एक्ट कर रही हैं। एक तो ग्रेविटेशनल पुल है और दूसरा ऊपर से हमें सप्रेस किया जा रहा है, एंड दैट सप्रेशन इज बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी जो है वैल्यू कितनी है वो है 760 mmHg। तो इसमें इससे क्या होता है कि जितनी भी चीजें आपकी वो आपकी अर्थ के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है आपका एटमॉस्फेयर। अच्छा, दिस इज वेरी कॉमन कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? ये जैसे जैसे हम जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा और साथ ही आपका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। ये ऐसे ही जैसे हम टेक ऑफ करते हैं एरोप्लेन से, तो जैसे ही टेक ऑफ करें तो थोड़ा सा जहाज को भी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और हमें फील होता है कुछ अंदर खींच रही है, लेकिन जैसे ही हम एक स्टैंडर्ड हाइट पे पहुंचते हैं तो हमें फील ही नहीं होता, क्योंकि उस वक्त ग्रेविटेशनल पुल हमारी बहुत कम हो चुकी है। सो ग्रेविटेशनल पुल और जो है ना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज जो है वो हमारे अर्थ के लेवल पे बहुत ज्यादा होती है। दोनों चीज जैसे ऊपर जाएंगे यानी कि एल्टीट्यूड को हाइट वो तो वैसे वैसे ही कम होना शुरू हो जाता है। तो मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, कुरान मजीद में मैं पढ़ा था कि इंसान की पैदाइश से पहले ना जो दुनिया का अर्श था वो पानी था। देखिए अब ये अर्थ ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपने डेफिनेटली कहीं पढ़ा है तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता ना। अगर साइंटिफिकली साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक आंसर ये है कि जी अर्थ कैसे बनी, तो वो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग थ्योरी है उसके मुताबिक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसके नतीजे में ये कायनात बन गई। लेकिन आपको आपको देखिए वहाँ 6 दिन और 6 रातों में कायनात बनी है। तो डेफिनेटली हमारा तो वही मानना है, लेकिन ये कि चूंकि हम साइंटिफिक
साइंटिफिकली चल रहे हैं तो हम वो चीजें करेंगे जो हमें साइंटिफिकली एग्जाम में हेल्प आउट कर सके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक सवाल किया था इस कॉम्पोजिशन के हवाले से। इस कॉम्पोजिशन से मिलते जुलते सवाल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ द मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट कहते हैं ज्यादा को, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर। तो क्या आंसर होगा इसको देखने के बाद? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। बिल्कुल। हालांकि ज्यादातर लोग समझते हैं कि शायद ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन। अगर परसेंटेज की बात हो तो भी लिखी हुई 78.08%। लेकिन अगर ये सवाल ऐसे आ जाए द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, तो अब देखिए ना दोनों चीजें मिलती है, तो आप एक करके समझेंगे यार शायद ये इसका जवाब भी नाइट्रोजन ही बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसका जो जवाब है दैट इज हाइड्रोजन। अब यूनिवर्स की ओवरऑल बात हो रही है ना, यूनिवर्स तो बहुत बड़ी है। जैसे हम एटमॉस्फेयर की बात करें, जस्ट 800 किलोमीटर की बात करें, तब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मेजर एलिमेंट है। और अगर आप ओवरऑल यूनिवर्स की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। इसी तरह से मजेदार सवाल जो ये है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, अगेन वही बात, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, और वो है ऑक्सीजन। अब तीनों पे डिफरेंट जवाब है लेकिन स्टेटमेंट सेम है, इसलिए लिहाजा बड़े आराम से तसल्ली से अर्थ समझने के बाद जरूर करना है। अच्छा, अर्थ यहाँ मैंने लिखा द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट क्या होती है? अर्थ क्रस्ट ये होती है जिस तरीके से अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं, तो अर्थ की जो पहली लेयर है इसको हम जियोलॉजिकली क्रस्ट बोलते हैं। तो पहली लेयर जो अर्थ की है इसके अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? और उसका जवाब है ऑक्सीजन। इसकी जो मिट्टी है ओवरऑल तो तमाम खाली पूरा उसका स्ट्रक्चर है ना। पर इसको हम डिटेल से तब पढ़ेंगे जब हम अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके अंदर ये तमाम चीजें आपको जाहिर हो जाएंगी। इसी तरह ये है, इसी मिलती चीजें हाइड्रोजन के हवाले से ये है कि जी लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है? लाइटेस्ट गैस जो है वो भी हाइड्रोजन होती है, नंबर 1, और दूसरा है हीलियम। इसके दोनों जवाब हैं। एक्चुअल जवाब इसका है हाइड्रोजन एंड हीलियम। दीज आर द टू लाइटेस्ट गैसेस। ओवरऑल आप देखते हैं इसको, लेकिन अगर इन दोनों में से कंपैरिजन हो, आपको कहते हैं द लाइटेस्ट गैस ऑफ द यूनिवर्स, तो ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 है हीलियम। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? फिर भी आपका जवाब हाइड्रोजन दुरुस्त होगा, क्योंकि हीलियम ऑल्दो लाइटेस्ट है लेकिन वो सेकंड नंबर पे है। इसमें पीरियोडिक टेबल को देखें तो सेकंड नंबर पे है, और हाइड्रोजन को देखेंगे तो नंबर 1 पे है। सो ये हो गया जी। अच्छा, तो इस तरह गैस जो कि हम एक पूरा कर रहे हैं क्लोज, तो इसी तरीके से एक और आप नोट करते हैं एमसीक्यूज, वो है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सी होती है जी? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपकी एक लाफिंग गैस। कहने का मकसद ये था कि सवाल हमारा एक था द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर, लेकिन हमने उसको 3-4 में कर दिया हुआ है कि मिलते जुलते सवाल आएंगे तो आपकी जहन ये ना हो कि यार ये चूंकि हमने वो पढ़ा था तो शायद इसका जवाब यही है। तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने बात की वो सारी थी बेसिक एटमॉस्फेयर के हवाले से, और हम इसको एटमॉस्फेयर क्या है इसकी कंपोजिशन के हवाले से देख रहे थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखा है और ये किससे मेजर किया जाता है, ये सारे सवाल हैं। अब हम वन स्टेप अहेड चलते हैं और हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो हैं वो क्या हैं। तो जी मैं इसको रेस करता हूँ और चलिए जी आगे चलते हैं। खत्म करता हूँ। कोई क्वेश्चन होगा तो आप नोट कीजिए, एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपके क्वेश्चंस ले लूंगा। कोई बहुत जरूरी क्वेश्चन है जिसे आप आगे फर्दर नहीं चल सकते तो आप यू कैन मैसेज मी, तो मैं आपको देख लेता हूँ उस क्वेश्चन को। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम जो जा रहे हैं
वो हमने ये देखना है कि इसकी एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो हैं उनको देखिए। लेयर्स के हवाले से जैसे मैंने आपको सवाल किया कि लेयर का नाम पूछा जा सकता है, लेयर की हाइट पूछी जा सकती है, लेयर की बाउंड्री लाइन पूछी जा सकती है, लेयर के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो हम तमाम क्वेश्चंस को एक टेबल के अंदर सब कुछ पा लेते हैं ताकि तमाम टेबल्स में हम उसको एड्रेस कर सकें। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए। लाइक हम कर लेते हैं सीरियल नंबर का मतलब पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे ये हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं जी लेयर नेम, लेयर का नेम क्या है। उसके बाद अगले कॉलम में हम लिखते हैं, इसी तरह आप कोशिश करें कि कॉपीज को लैंडस्केप में बना लें। उसके बाद हम लिखते हैं इसकी हाइट क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं और सिमिलरली हम देखेंगे इसकी बाउंड्री लाइन क्या है। मजीद आप देखें तो हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है TMP टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज। इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है बाय हाइट। हाइट बढ़ाने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये भी हमारा इसके अंदर सवाल होगा। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं लेकिन हमने इसको एक चार्ट शेप में दे लिया है। अब हम एक की प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली हमें ये सारी की सारी चीजें समझ लग जाएगी। ओके, तो हम पहले नंबर पे चलते हैं। सबसे पहले जो लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, तो आंसर विल बी ट्रोपोस्फियर। अब चलते हैं हाइट पे। जाहिर सी बात है हमारे सर के ऊपर क्योंकि वर्टिकल ऊपर ये चीजें जा रही हैं तो इट्स हाइट इज 10 to 12 किलोमीटर। 10 to 12 किलोमीटर की हाइट है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, बहुत अहम है ये लेयर हमारे लिए। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले वो जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स आजकल जो हमारा बड़ा हुआ है इस तरीके की चीजें, ये इसके वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ऑल वेदरिंग फिनोमेना अकर हियर। यानी जितनी भी मौसमी आती तब्दीलियां होती हैं, अब वो रेनफॉल है, जो है वो हेज है या स्नोफॉल है, वो जितनी भी कुछ चीजें हैं वो सारी की सारी जो है हमारी यहाँ पे हो रही होती हैं। ओके, आगे चलते हैं जी। तो इसकी आ जाती है बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन मींस कि हम यहाँ पे जीरो पे खड़े हैं तो हम वर्टिकली 10 से 12 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो खत्म हो जाएगी है ना लेयर। तो उसके उस सेकंड लेयर स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड लेयर के स्टार्ट होने से पहले एक बाउंड्री लाइन आएगी, एक समझ लें एक पॉज आएगा। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, सॉरी, जो लेयर है ना उसी के नाम से बना हुआ लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर। तो उसका नाम होगा ट्रोपोपॉज। ये ट्रोपोपॉज है मतलब कि ऊपर वाली लेयर जो है आपका। अच्छा, उसके बाद है टेम्परेचर से इंक्रीज और डिक्रीज बाय हाइट। ये सवाल है कि इस लेयर के अंदर रहते हुए, ये सिर्फ इस लेयर की बात हो रही है, तमाम एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही, सिर्फ इसी लेयर के अंदर रहते हुए जब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये सवाल है। तो इसका आंसर है ये। इसका मतलब क्या होगा? डिक्रीज या इंक्रीज? एरो नीचे पे है, डिक्रीज। डिक्रीज। तो हम यहाँ लिखेंगे डिक्रीज। यानी ये सिर्फ एक लेयर की बात हो रही है जिसकी हमने अभी बात की है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है ये डिक्रीज हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा पहली लेयर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है इसकी जो हाइट है दैट इज अप टू 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। यदि आप इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स का जो होता है वो है ओजोन लेयर।
lie in it. ओजोन लेयर जो है वो इसके अंदर होती है मौजूद। तो ये अभी आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आ रहा था लास्ट टाइम कि यार ओजोन लेयर बेसिकली क्या करती है। तो ओजोन लेयर का आंसर ये है कि ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट एंड अदर पॉइजनस रेज। जो सन से आ रही सोलर रेडिएशन से खतरनाक रेज आ रही है उनका एक किस्म का फिल्टर है, ये ओजोन लेयर कहलाती है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। अच्छा, अब ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये भी चूंकि सारी चीजें तो होती है बेसिकली हाइपोथेटिकल है, तो ये भी एक हाइपोथेटिकल रीजन होता है जिसके अंदर ये चीज पाई जाती है। और उस हाइपोथेटिकल रीजन के अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इसको पावर दी है, ये सीव का काम करती है। सीव मींस छानने का काम करती है। जो जो हेल्दी रेज है उनको नीचे भिजवाती है, जो पावरफुल और पॉइजनस रेज हैं जो नुकसान कर सकती है ह्यूमन बींग्स का, उनको ये फिल्टर कर देती है, उनको ये स्टॉप कर देती है। सो जी ये हो गया हमारा स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो इम्पोर्टेंट फीचर है। और अब हम चलते हैं इसकी बाउंड्री लाइन को। तो जैसे हमने उसकी बाउंड्री लाइन ट्रोपोस्फेयर था, तो ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फेयर से ट्रोपोपॉज, तो उसकी बाउंड्री, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, तो उसकी बाउंड्री क्या होगी, स्ट्रेटोपॉज। ये आपको सवाल आएगा इसलिए जरा इसको बेहतर अंदाज से समझना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी सेकंड लेयर। टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज बाय हाइट, इसका आंसर है इंक्रीज। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है जैसे जैसे आप इसके अंदर रहते हुए ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो। ये अजान हो रही है, 2 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं। बारबेडोस को इंडिपेंडेंस मिल गई है, बारबेडोस। बिल्कुल। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। सो हमारी सेकेंड लेयर की भी होगी हमारी कंक्लूजन। अब हमारी है थर्ड लेयर, एंड थर्ड लेयर नेम इज मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर के अंदर जो है वो हमारी जो इसकी हाइट है दैट इज अप टू 85 फीट। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या होता है, यानी कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर मेसोस्फीयर के अंदर ये सबसे अहम चीज जो है वो है मेटेओराइट्स बर्न। इसके अंदर मेटेओराइट्स बर्न कर देते हैं। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज बेसिकली मेटेओराइट? मेटेओराइट मेटेओर होता है जिसको हम मेटेओराइट्स बोलते हैं। तो मेटेओर बेसिकली क्या होता है, ये जिसको हम फॉलिंग स्टार बोलते हैं। फॉलिंग स्टार जो सितारा टूट के गिरता है उसको हम मेटेओर बोलते हैं। इनफैक्ट इसको उर्दू में हम कहते हैं शहाबे साकुर। ठीक हो गया जी, शहाबे साकुर से बोलते हैं। तो फॉलिंग स्टार मींस एक टूटा हुआ सितारा। बाज कर लाहौर में तो ये अक्सर नहीं नजर देखने को आता, लेकिन गाँव वगैरह में जाए तो वहाँ पे एक सितारा ऐसे लग रहा होता है जैसे टूट के गिरा हो, कोई चीज गिरी हो। बेसिकली वो स्टार नहीं होता, वो एक जो है प्लेनेटरी जो इंटरप्लेनेटरी रीजन है वहाँ पे कुछ रेमिनेंट्स उसके होते हैं, कुछ बकिया चीजें उसकी होती हैं जो यहाँ के नीचे गिरती हैं और वो जमीन से टकराने से पहले इस लेयर में पहुंचती हैं, तो वो फिर बर्न कर जाती हैं।
अब जस्ट इमेजिन कीजिए कोई भी चीज जमीन की तरफ आ रही है तो वो यहाँ आके बर्न कर देगी, तो जो हमें लगता है ना कि शायद सर भी इधर हुआ सामने हमारे, वो बेसिकली 85 किलोमीटर ऊपर होता है हमारे सर से, लेकिन हॉराइजन की वजह से हमें लगता है कि शायद ये बहुत करीब है। ठीक है जी, तो सर कुछ नीचे कुछ भी नहीं आता वो फिर खाक वगैरह आ जाती है, वो बर्न हो जाती है ना जी, चीज। कभी यानी कोई मेटरॉइड नीचे नहीं हाँ, आया वो बहुत कम है, बहुत कम है, कुछ शायद ऐसा एक्सेप्शन केस हो, लेकिन ना होगा। बड़ा हो तो छोटा बताता नहीं, वो बंद हो जाती चीजें, अब वरना तो और आए तो उसको कोई ना कोई शिकार हो जाए, लेकिन नहीं होता ऐसा। ओके जी, आगे चलते हैं। सो बाउंड्री लाइन के बारे में बात करेंगे, तो जैसे इसकी ट्रोपोपॉज स्ट्रेटोपॉज है, तो मेसोस्फीयर की मेसोपॉज बन जाएगी, इजी है। और इसका हम देखते हैं कि इसके अंदर डिक्रीज हुआ था, इसके अंदर इंक्रीज और इसके अंदर डिक्रीज, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है बाय द हाइट। ओके जी, आगे चलते हैं जी। सो अगली हमारी लेयर आ गई नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे जो लेयर है दैट इज थर्मोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर जो है वो थर्मोस निकला है, थर्मो यानी टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा हो। इसकी जो हाइट है दैट इज अप टू 600 किलोमीटर, और इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि नंबर 1 टेम्परेचर इज वेरी हाई, इस लेयर के अंदर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, एक बात ये। दूसरे नंबर पे क्या है कि यहाँ पे आयोनाइजेशन ऑफ सन रेज होती है, आयोनाइजेशन ऑफ सन रेज, यानी जो सोलर रेडिएशन है वो चार्ज पार्टिकल्स में यहाँ पे बदलती है, इसलिए वो जिस जगह पे हो रही होती है उस स्पेशल रीजन का एक नेम है जिसे हम बोलते हैं आयोनोस्फीयर। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमें समझ आ जाना चाहिए कि अगर सपोज आपको ये क्वेश्चन आता है कि जी विच इज नॉट द स्टैंडर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ऑप्शन आते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर। तो जवाब क्या होगा? Ionosphere basically is not the standard atmospheric layer of atmosphere, ये basically एक थर्मोस्फेयर के अंदर एक रीजन है अलग से जिसको हम आइनोस्फीयर कहते हैं। सिमिलरली जैसा कि स्ट्रेटोस्फीयर के एक अंदर रीजन है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। अच्छा, ओजोन लेयर में मैंने आपको ये बताया कि क्या करती है, ओजोन लेयर डेप्लीशन एक टर्म है, उसका मतलब ये कि जो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही है इसमें एक सुराख हो चुका है, और उसकी सुराख की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज और जो पॉइजन रेज है हमारी अर्थ तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच रही हैं, और यही वजह है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो रहे हैं, और अल्टीमेटली जो डिफरेंट डिजीजेस हैं लाइक कैंसर वगैरह, स्किन की डिजीजेस, वो अल्टीमेटली ज्यादा हो रही है। एंड डेप्लीशन से मुराद है कि इसमें हल्का सा सुराख हो चुका है, और वो सुराख जो है बेसिकली वो उसकी कॉज हम खुद हैं, यानी कि जो मैन मेड पोल्यूशन है, जो हम जमीन में इंडस्ट्रीज हमने लगाई हैं, कोल हम यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिव यूज करते हैं, एक घर में 4 बंदे हैं तो 8 गाड़ियां 8 बाइक्स हैं, उसका इस्तेमाल जो है वो बेसिकली ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। आपने कहा था कि ट्रोपोस्फीयर से ज्यादा ऊपर पोल्यूशन नहीं जाता, सॉरी, आपने कहा था कि 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर हमारा पोल्यूशन हाँ, नहीं लेकिन ये जो ओजोन लेयर है इसके जो रेमनेंट्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं ना, वो कुछ तो होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ रेन नीचे आ जाते हैं जिसको हम एसिड रेन्स बोलते हैं, लेकिन कुछ है जो सर्वाइव करते हैं वो ऊपर जाते हैं, तो अल्टीमेटली इसको ओजोन लेयर को इफेक्ट करते हैं। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड एक कंपोजिशन है ना उसके अंदर चेंज बहुत बड़े लेवल पे नहीं आ सकता, तो वो बहुत बड़ी, जैसे समझ लीजिए ना, अर्थ तो एक प्लेनेट है यार छोटा सा, और कहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्स, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा। एनीहाउ जी, आगे चलते हैं, तो हमने इसको आयोनोस्फीयर को भी देख लिया, अब आयोनोस्फीयर को आपने एक स्टैंडर्ड अलहदा तौर पे ये नहीं समझना कि एक अलहदा वो लेयर है, बल्कि इसी लेयर का हिस्सा है थर्मोस्फीयर का। ओके, इसके अंदर हम देखें तो ये भी आपको पता हो कि इसके पॉज को क्या बोलते हैं, तो इसका पॉज बताएं जी आप, क्या हो गया इसका? बिल्कुल ठीक है, वेरी इजी, थर्मोपॉज। इसमें इंक्रीज करेगा टेम्परेचर। शाबाश, ठीक है, इसमें इंक्रीज कर देगा। ये भी सर वो तवाज़ुन की एक एग्जांपल हाँ, है, अल्लाह ताला ने जैसे ये मैंने तवाज़ुन बनाया। एग्जैक्टली। अच्छा जी, नंबर 5 जो है वो हमारी है एक्सोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर क्या होती है? एक्सो निकला हुआ है एग्जिट से, और यू नो एग्जिट मींस बाहर चले जाना,
सो हाइट जो है इसकी होती है आपको 800 किलोमीटर, और जाहिर सी बात है भाई 800 किलोमीटर की तो बात वैसे ही एटमॉस्फेयर खत्म हो जाती है ना, तो दिस इज द लास्ट लेयर। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, वो ये है कि आपका जो ग्रेविटेशनल पुल है, जाहिर बात है भाई ग्रेविटेशनल पुल तो रहता ही रहता है ना, ग्रेविटेशनल पुल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी रहता रहता है। इस द लीस्ट, ये दोनों चीजें यहाँ पे बहुत कम होती हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हम 780 किलोमीटर अपने सर से ऊपर हैं किसी जगह पे, तो वहां लेट्स सपोज आपको फ्री फॉल किया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? आएंगे अर्थ की तरफ ही। वाई? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल मौजूद है। ऑल तो बहुत कम होगी, आप स्लोली स्लोली जाएंगे लेकिन आएंगे जरूर। आहिस्ते स्पीड भी तेज होगी। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आप करीब जाएंगे तो आपके एटमॉस्फेयर जो ग्रेविटेशनल पुल है ज्यादा होगी, ऊपर से आपको प्रेस करने वाली चीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा होता जाएगा, तो आएंगे आप नीचे ही। तो इसलिए होती है लेकिन बहुत कम होती है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जस्ट इमेजिन करें कि हम 800 किलोमीटर क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है जी, और हम चले जाते हैं 900 किलोमीटर पे, तो फिर अगर हम आपको बंदा छोड़े फ्री तो आप नीचे नहीं गिरेंगे। उसकी वजह क्या है कि ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो चुकी है और स्पेस में आप जा चुके हैं। तो स्पेस में फिर आप जो ग्रेविटेशन पुल है वो आपको खींच नहीं सकती, यानी वो इसमें ये कर सकती है। तो ग्रेविटेशन पुल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है लेकिन बहुत कम होता है। आगे चलते हैं जी, इसकी जो बाउंड्री लाइन है, इसकी बाउंड्री लाइन को हम दो तरह से कह सकते हैं, एक्सो पॉज भी कह सकते हैं और एक्सो बेस भी कह सकते हैं। तो ये दोनों टर्म्स आपने ध्यान में चाहिए। टेम्परेचर जो है इसमें वेरी करता है, कभी कम कभी ज्यादा, इसके बाद वैसे ही स्पेस आ जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एटमॉस्फेरिक लेयर्स। अब इसको एक चार्ट के अंदर, ये है तो ज्यादातर सवाल आते हैं, लेकिन हमने इनको एक चार्ट के अंदर पढ़ा, तो एक चार्ट के अंदर पढ़ने से क्या होगा, हमें ये समझ लग जाएगी कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सामने। एक चार्ट खुद आपको ये बनाना आ जाए ना जी, तो आपके सारे क्वेश्चन जो आपने बेसिकली लिटरेचर शेप में, बुक शेप में पढ़ने थे, वो सारे के सारे एग्जाम में फिक्स शेप में आपको मिल गए। अब देखें, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसको हम कॉलम वाइज डिस्कस करें। तो ये तो इसके नेम हो गए TSMTE, इसको ऐसे याद किया जा सकता है, ठीक है जी। ये इसकी किलोमीटर की लिमिट होगी, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, ये इसकी बाउंड्री लाइंस हैं। तो आप बाउंड्री लाइंस देखें तो अगर ट्रोपोस्फेयर है तो बाउंड्री लाइन ट्रोपोपॉज है, ये फॉर्मूले के तहत तमाम बाउंड्री लाइंस मौजूद है, इसके लिए हमें कोई मुश्किल नहीं होती। कोई सवाल आता है, हमें दूसरी याद है स्ट्रेटोस्फेयर, तो पूछेगा कि स्ट्रेटोस्फेयर की वो बाउंड्री लाइन क्या है, तो वेरी सिंपल, स्ट्रेटोस्फेयर की स्ट्रेटोपॉज है। ये वाला एक कॉलम है जिसको समझने की जरूरत है। यहाँ सवाल ये था कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है बाय हाइट। तो पहली में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, इस चीज की निशानी है कि लेट्स सपोज जैसे हमारे वाटर होता है तो वो इवेपोरेट होता है, तो चलते जाता आखिर का 10 से 12 किलोमीटर के बाद वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी, और उसके बाद वही वाटर जो इवेपोरेट हो गया था वही इन द फॉर्म ऑफ रेन वापस आ जाता है। तो ये उसका प्रूफ है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर इसमें डिक्रीज है तो दूसरी वाली में इंक्रीज है, तीसरी वाली में डिक्रीज है तो चौथी में इंक्रीज है। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप इनके नाम जानते हैं तो इसको मार्क करना भी आपके लिए आसान होगा। ओके, सो अब अगर आपको सवाल क्या आता है जी, चले जो मौजूद लोग हैं मुझे बताएं, अगर सवाल क्या आता है, मैं आपको सवाल पूछता हूँ रेडी रहिएगा कि मेसोपॉज लाइज बिटवीन, तो क्या आंसर होगा? स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर है और ये थर्मोस्फेयर है। तो मैंने मेसोस्फेयर की बात नहीं की, मैंने मेसोपॉज की बात की। मेसोपॉज बताएं किस किस के दरमियान है? स्ट्रेटोपॉज एंड थर्मोपॉज। वो आप उस कॉलम में चले गए हैं, एक कॉलम में ना, ये भी जवाब ठीक नहीं। मेसोपॉज के ऊपर क्या है? मेसोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटो नहीं, दोबारा देखें जरा। लाइज बिटवीन, हाँ, मेसोस्फेयर एंड स्ट्रेटोपॉज। नहीं यार, ये देखो मेसोस्फेयर है ना, हाँ जी। तो मेसोस्फेयर के एंड पे आ गई मेसोपॉज, तो मेसोपॉज के फॉर्म पर क्या आएगा? तो दिस इज द राइट आंसर। मेसोपॉज इज बेसिकली बिटवीन मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। अच्छा, वो इस तरह भी सवाल पूछ सकता है, वो इस तरह भी पूछ सकता है, ये भी सवाल होता है मेसोपॉज लाइज बिटवीन स्ट्रेटोपॉज एंड थर्मोपॉज, ये भी आंसर ठीक है, प्रोवाइडेड के कोई और आंसर ना मौजूद है। तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा देखना है कि ये ऐसे ही है कि राइट नाउ आप यहाँ पे जीरो पे खड़े हैं, आप
और ऐसे नीचे नीचे चलते हैं। एक और जस्ट चीज क्लैरिटी के लिए जरूरी है कि इसका मतलब 10 से 12 किलोमीटर हाइट है, तो इसका मतलब 45 इसकी हाइट, स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट कितनी है जी? हाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर 45 तक 12 से 45 हाँ यस दिस इज द राइट आंसर। इसकी हाइट 45 नहीं है, 45 नहीं है, 12 से इंक्लूडिंग दिस वन है, तो 10 से 12 माइनस करोगे तो फिर उसकी एक्चुअल हाइट बन जाएगी। लेकिन अभी हम इसको कंक्लूड करके कंक्लूसिवली चल रहे हैं, ठीक है जी, ये याद रखिएगा इसको। ये बेसिकली हम जो है चीज को कैलकुलेट करके उसके अंदर डाल के फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जनाब हमारे जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स के हवाले से क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन जो फिजिकली बैठे हैं तो बताएं, और नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक। ओके जी फाइन स्टूडेंट्स, तो अभी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका भी कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो मुझे बताएं, क्योंकि अभी हम जो है इंशाल्लाह जा रहे हैं जीके के ऊपर। जीके को हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने स्टडी करना है, क्या प्लान है हमारा। आज चूंकि फर्स्ट है लेक्चर, तो किसी क्वेश्चन हो तो वो टाइप कर सकते हैं जी। आप तस्वीर ले लें, तस्वीरें में शेयर कर दें। ठीक हो गया यार, समझ लगी है बिल्कुल? ओके फाइन। स्टूडेंट्स अभी जो हमारा नेक्स्ट आज का है टॉपिक वो है जीके, जनरल नॉलेज, और उसके अंदर हम मैप के साथ किस तरीके से आगे चल सकते हैं वो है हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो हम लिखेंगे जीके विद द हेल्प ऑफ मैप। ये मैप की हेल्प के साथ के बगैर हो ही नहीं सकता। मैप को समझना, मैप को रीड आउट करना इज वेरी एसेंशियल। तो जब वो समझ आ जाएगी तो अल्टीमेटली आप मैप को रीड आउट करना आपके आसान हो जाएगा। अच्छा जस्ट एक मैप को बड़ा एक मेजर हम देखें, लेट्स गो दिस इज मैप ऑफ अर्थ। वर्ल्ड के मैं मैप की बात कर रहा हूँ, ये चीजें मैं, तो लेट्स गो दिस इज अर्थ। तो अब जस्ट इमेजिन करेंगे कि इट्स लाइक अ स्फीयर, तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो वो ये ऐसे एक लाइन हम यहाँ ड्रा कर देते हैं, ये इसने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस लाइन को बेसिकली हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर, इस लाइन का नाम है इक्वेटर। और इसी तरीके से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसी तरीके से अगर हम ऊपर चले जाएं यहाँ पे 23.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे जो है वो एक डॉटेड लाइन होगी मैप के ऊपर। इस डॉटेड लाइन का जो नेम है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली एक डॉटेड लाइन जो है वो इतने ही डिफरेंस में इक्वेटर से इतना ऊपर डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस नीचे हो, तो वहां पे भी एक डॉटेड लाइन है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये स्टूडेंट है हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने तीन चीजें बताई आपको। इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिमिलरली आप ऊपर चले जाएं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 66 डिग्री पे जाके एक लाइन आएगी। जैसे ऊपर वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, अभी हम जोन्स की बात करते हैं, 66 डिग्री होता। ये जो जोन है इस तमाम जोन का नाम है फ्रिजिड जोन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी तो देखें, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक भी एक जोन बन रहा है, ये वाला इस एरिया, ठीक है। इस एरिया में तीन लाइनें हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। लेकिन ओवरऑल इस एरिया को क्या बोलते हैं जी? ओवरऑल हम इस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, रीजन कहते हैं वाले, तो ये ओवरऑल है ट्रॉपिकल रीजन। ओके, अब इसके अंदर जो मैंने अभी तक लाइंस लगाई हैं वो क्या है? वो है बेसिकली आपकी पैरेलल लाइंस। तो आपके मैप के ऊपर जो भी पैरेलल लाइंस हैं उनको
टेक्निकली स्पीकिंग हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ये भी लैटिट्यूड है और ये भी लैटिट्यूड। इसी तरह से कुछ जो है हमारे होती हैं जो वर्टिकल में होती है लाइंस, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लेंथवाइज। आपको एक तरी मैप की बेसिक सी इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये था कि लेट्स सपोज आप एक कंट्री को देखते हैं तो आपको पता होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है फॉर एग्जांपल, या ये वाला कंट्री बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर है, या ये वाला कंट्री बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हेल्प हो सकती है कि ये वाला रीजन यानी ये वाला अगर हम ओवरऑल बात करते हैं इसकी कॉन्टिनेंट की, तो पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट कहाँ पे, और कॉन्टिनेंट के एक सेपरेट रीजन की बात करते हो कहाँ पे, या फिर हम एक कंट्री की बात लें तो हो गया। जैसा कि अक्सर सवाल आता है कि ट्रॉपिक ऑफ क्या इक्वेटर के ऊपर कौन कौन सी कंट्री है, इक्वेटर के ऊपर जो कौन से कंट्रीज हैं वो अक्सर आ रहे हैं। ये नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, आप बताएं कौन सा ऐसा कंट्री जो इक्वेटर के ऊपर नहीं है, या ये भी हो सकता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो इक्वेटर के ऊपर है और बकाया तीन नहीं है। तो उस सूरत हाल में आपको ये चीजें रखनी चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात, जब भी आप मैप स्टडी कर रहे हैं, जनरल की जो भी चीज स्टडी करें, आप ध्यान में हो कि आपने हमेशा फॉर्मुलाइज करना है, चीजों को फॉर्मूला की शेप में पढ़ना है ताकि आपको वो लॉन्ग टर्म याद रहे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ये लाइन है। हाँ, सिर्फ और लैटिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या फर्क है? ये लैटिट्यूड तो ओवरऑल है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई इंसान तो सारे हैं लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, तो बेसिक उनका है कि सारी लैटिट्यूड है, लेकिन उसमें एक स्पेशल लैटिट्यूड जो इस रीजन पे है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कहते हैं। ये भी जो लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड, लेकिन इसका नाम अपना अपना, हर एक अपना अपना नाम है। ठीक हो गया जी। तो ये ऐसी है कि जैसे मैंने कहा कि हम मुसलमान इंसान सारे, लेकिन लेट्स सपोज हम अपने बारे में बात कर रहे हैं पाकिस्तान, एक स्पेशल फीचर इंसान तो है ही है। अच्छा जी, तो अब ये वाला सवाल है इक्वेटर के ऊपर जो कंट्रीज हैं उनके वाले से, इस बताने से पहले मैं थोड़ा हल्का सा आपको ये आइडिया दे दूं कि यार अर्थ के ऊपर जो है ना हम कहाँ कहाँ मौजूद हैं, यानी कि दुनिया के हवाले से हम कहाँ मौजूद हैं, कॉन्टिनेंट कौन। तो सबसे पहली बात ये कि ये ऑलमोस्ट इस रीजन के अंदर जो है ना, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ एक रफ सा स्केच बना, इस रीजन के अंदर जो है वो एशिया है, दिस इज एशिया। इसी तरह इस रीजन के अंदर जो है यूरोप है, इसी तरह इस रीजन के अंदर जो है अफ्रीका। अच्छा, आप करंट अफेयर्स के बारे में जैसे हमने कल बात की थी, तो करंट अफेयर्स का क्या मतलब होता है कि जो करंट रिलेटेड चीजें होती हैं। तो अभी आजकल जैसे अफ्रीका में वो जो वायरस आया हुआ है उसका पहला हाँ, वो उसको जो है वो कहाँ से उसकी बेसिकली इब्तिदा हुई, जैसे कोरोना वायरस की वुहान से इब्तिदा हुई थी, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, किस डेट को, ये पहला केस कब रिपोर्ट हुआ है, किस कंट्री में हुआ, इस तरह के सवाल आपको ये करंट से रिलेटेड है। तो इसी तरह आपने पीछे चलते हुए इन चीज़ों का ख्याल करना है और आगे आते हुए भी आने वाले दिनों में भी इन चीज़ों को फोकस करना है, बिकॉज उसका मोस्टली फोकस एग्जामिनर का होता है लास्ट 6 मंथ्स पे होता है। नॉट आउट उन्होंने हमने 2 इयर्स के करने हैं, लेकिन ज्यादातर फोकस उसका 6 to 9 मंथ्स पे होता है, तो आपने क्लियर करना है। एनीहाउ जी, आगे चलते हैं। अगर ये अफ्रीका, अब हम सिर्फ कॉन्टिनेंट से बना रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट ये जो रीजन है ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये जो रीजन है दिस इज एसए मींस साउथ अमेरिका। इसी तरह से ये यहाँ पे एक छोटा सा जो कॉन्टिनेंट है दैट इज नोन एज AUST, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। और इसी तरह से ये है अंटार्कटिका और ये आर्कटिक, ये मैंने लास्ट में बताया, ठीक हो गया। ये एक सिंपल सा स्केच है वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड के मैप के बारे में समझने के लिए। अब ऐसी बात है, ये हम यहाँ पे सिंपल स्केच दे रहे हैं, तो कल को हमने क्या करना है कि सिर्फ एशिया के अंदर घुस जाना है और एशिया के इंपॉर्टेंट कंट्रीज को फोकस करना चाहिए, फिर इसके अंदर फिर इसके अंदर फिर इसके अंदर फिर इसके अंदर, इस तरीके से हमने आगे मूव ऑन करना है। सो यहाँ पे जनाब हमारी वर्ल्ड हमारे सामने, आपके सामने। अब राइट नाउ हम यहाँ जो एक ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो ये कि इक्वेटर के ऊपर कंट्रीज कौन कौन से, तो मैंने आपको क्या कहा कि अभी इक्वेटर के ऊपर कौन कौन से कंट्रीज हैं, ये सवाल याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बार बार रिपीट होता है। तो उसका एक बेहतरीन हल ये है कि इक्वेटर के ऊपर कौन से कंट्रीज हैं आपको फॉर्मुलाइज करना है, उनका फॉर्मूला बनाना है।
यानी कि आप कंट्रीज का जो पहला पहला लेटर है वो याद कर लें और उसको एक फॉर्मूले की शेप में दे दें। वो कोई भी फॉर्मूला हो, इट डिपेंड्स, वो जरूरी नहीं होता कि आपने कोई और फॉर्मूला बनाया है, किसी और ने कोई और बनाया, ये कोई इशू नहीं, ये आपकी अपनी एडजस्टमेंट है, जिस तरह से मर्जी बनाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इक्वेटर के ऊपर कौन सी कंट्रीज है, अगर आपको ये सवाल आए तो आप उसका ये जवाब दे दें मेरे नजदीक। ये फार्मूला है। सबसे पहली बात है कि कंट्रीज में जाने से पहले आपको बता दूं कि कॉन्टिनेंट जो है वो कितने, सॉरी, कंट्रीज में की डिटेल में जाने से पहले ये बताओ कि ये कॉन्टिनेंट जो इक्वेटर है कितने कॉन्टिनेंट्स से गुजर रहा है। तो कितने से गुजर रहा है जी? इक्वेटर passes through 4 continents, 4 कॉन्टिनेंट से पास करता है। अब इस पिक्चर के अंदर कितने में से पास हुआ आप देखें तो, देखिए इधर देखिए जरा सामने, एक कॉन्टिनेंट ये से गुजर रहा है, एक अफ्रीका से गुजर रहा है, साउथ अमेरिका से गुजर रहा है, तो ये 3 बन रहे हैं। तो चौथा कौन सा? मैंने कहा 4 कॉन्टिनेंट से गुजर रहा है। तो चौथा जो है ना, यहाँ पे एक स्टेट है, यहाँ पे स्टार्ट में, ठीक है जी, यहाँ पे उस स्टेट का नाम है किरिबाटी। और ये जो किरिबाटी स्टेट है ये किस में आती है? ये ऑस्ट्रेलिया में आती है, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलियन रीजन का एक पार्ट है। तो इसलिए हम इसको 4 कॉन्टिनेंट्स की नाम देते हैं। अब चले जाते हैं जी आगे, इसके नाम जो आपको डेफिनेटली मुश्किल होते हैं लेकिन आप फॉर्मूला की शेप में याद रखेंगे। जो हम ना एशिया की अगर हम बात करें तो सबसे एशिया, ये जो पहला वाला ग्रुप है ना, आई के, फिर उसके बाद ड्रग्स के और बीसी, ये फॉर्मूले की शेप है। आई के जो है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को मिला के है। कैसे? ऑस्ट्रेलिया का एक किरिबाटी हो गया और एशिया का कौन सा है? इंडोनेशिया, ठीक हो भाई। और इसके साथ हम छोटा सा एक एम डाल देते हैं, एम आई के, एम स्टैंड फॉर मालदीव्स। तो ये 2 एशिया के, एक ऑस्ट्रेलिया का, ये क्लियर होगा, ठीक है। अब जो ड्रग्स के है ये पूरा फॉर्मूला है अफ्रीका की कंट्रीज। अब D stands for Democratic Republic of Congo, R for Republic of Congo, U for Uganda, G for Gabon, S for Somalia, this S for Sao Tome and Prince, this K for Kenya। तो अल्टीमेटली आप, जाहिर सी बात है, जब मैप को देखेंगे, राइट ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए लिखना भी मुश्किल है, आपके लिए सुनना भी शायद अभी आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे इसको, लेकिन इसका बेहतरीन भी होता है कि आपके सामने मैप हो, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसके आगे गो थ्रू होते चले जाएं। जैसे ही आपका लेक्चर होता है तो यही बातों को आपने प्रूफ करना है बाय गोइंग थ्रू द मैप कि ये वाकई ये बात ठीक है, हाँ जी हमें अब समझ लग रही है। सो जब भी आपका सवाल आएगा कि इक्वेटर के ऊपर से कौन सी कंट्री गुजर रहे हैं, तो आंसर विल बी दिस वन, MIK, ड्रग्स, BCE। क्लियर? अब यहाँ पे हमने BCE को नहीं पढ़ा, तो BCE स्टैंड फॉर व्हाट? ये BCE बेसिकली जो है वो रीजन है साउथ अमेरिका का। तो इसके अंदर आ जाता है जी ब्राजील है, कोलंबिया है और एक्वाडोर है, ठीक है। ये हमारी वो 3 स्टेट्स हैं जो कि साउथ अमेरिका में हैं। तो इस तरह से हम इसको शॉर्टकट में अपना एक एक वर्ड उसका जो लिख के हमने उसको एक जहन में फॉर्मलाइज कर लिया। क्योंकि जीके का पेपर याद रखिएगा, जीके का 1 पेपर का जो पेपर होता है उसके अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इतने पेज कर लो, इतने सवाल कर लो तो हो जाएगा। जितना ज्यादा एज मैक्सिमम एज पॉसिबल मटेरियल आपको गेन करना होता है, और उसका सबसे बेस्ट वे यही होता है कि जो फिर आप चीज पढ़ो उसको फॉर्मलाइज कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट को, कल को, परसों को अगर पढ़ने की रिक्वायरमेंट हो तो आप कम से कम बहुत ज्यादा जीरो पे ना खड़े हो, बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप एक फॉर्मूला रखें और आपको आ जाए। ये फॉर्मूला इंशाल्लाह हम आपको मैं पाकिस्तान अफेयर्स में भी इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा, आपको मैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी में यानी कि एवरीडे साइंस में भी इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। ये हर जगह पे जीके में तो है ही है, तो इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब एक आखिरी बात मैं भी बताता हूँ, उसके बाद फिर हम इससे आगे चले जाएंगे थोड़ा डिटेल में। वो ये है कि अगर ये इसकी, अभी मैंने इसको बोला है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, तो डायरेक्शंस का अक्सर मैथ में भी डायरेक्शन टेस्ट आता है, तो उसकी वजह से आपको ये 4 डायरेक्शन होती है, उनके बारे में बताऊं। तो दिस इज फर्स्ट डायरेक्शन, इस साइड पे क्या होता है,
यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये जो डायरेक्शन है ये ये वाली डायरेक्शन इधर लिख देता हूँ। तो ये है वेस्ट, WEST, ठीक है जी, ये वेस्ट है। और इधर वाला ईस्ट हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और दिस वन इज नॉर्थ, नॉर्दर्न साइड है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, और ये साउदर्न साइड है तो यहाँ पे साउथ पोल होता है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बुलाने वाली आपस की लाइन ये है। जिस तरह से ये लैटिट्यूड्स हैं, तीन मशहूर लैटिट्यूड्स हैं, लेकिन उसके अलावा बेशुमार लैटिट्यूड्स यहाँ पे हैं, मौजूद हैं ऐसे करके, ठीक है जी। आप मैप पे भी देख लो तो इस तरीके से लैटिट्यूड्स बने हैं। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स है, इनकी लाइन को हम क्या बोलेंगे जी, जिसको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, जैसे उसको हमने लैटिट्यूड्स कहा था, तो जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। तो ये भी इनफैक्ट इस तरीके से हैं। इससे अगेन हम किसी चीज को लोकलाइज करना चाहें, किसी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन लेना चाहें, तो हमें ये चीज हेल्प करती है। तो ये है एक्चुअली मैप का जो प्रॉपर वे आपके सामने है। जब आप उसको देखेंगे तो इन ये चीजों को मद्देनजर रख के आप देखेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये कि लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि यार आप वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जो है वो हमने कर दी, तो वर्ल्ड दुनिया की जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, लेट्स सपोज हम टॉक करते हैं अबाउट स्टेट ऑफ मलाक्का, तो दिस इज बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो सबसे पहली बात ये कि इंडोनेशिया और मलेशिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? इसमें है, इसमें तो अल्टीमेटली दिस अंडरस्टूड कि दिस इज इन एशिया। ये भी जाहिर सी बात अभी हमें नहीं पता, लेट्स सपोज किसी को, तो कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ एक एक दिन इसके लिए स्पेसिफिक करना है, फिर एक दिन इसके इसके कंट्रीज कहाँ पे, जितना जितना आपको जस्ट आइडिया ले लीजिए, ताकि आपको कोई भी सवाल कोई इसका जवाब हो तो पता होगी ये फलानी जगह की बात हो रही है। तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान। इस तरीके से अगर स्ट्रेट ऑफ पाल की बात करें तो दैट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि इंडिया कहाँ पे है, श्रीलंका कहाँ पे है, तो डेफिनेटली हमें उसको हम उसको लोकलाइज नहीं कर पाएंगे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे ऑन मैप। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की, तो दैट इज बिटवीन ईरान एंड जो है आपकी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है ईरान के उस पे है, यूएई के दरमियान। तो अब वो अल्टीमेटली जब तक हमें पता ही नहीं कि ईरान कहाँ पे है, तो अल्टीमेटली हम उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से बाबुल मंदीब स्ट्रेट जो है वो अफ्रीकन और एशियन कंटिनेंट के दरमियान है, उसको जोड़ती है। तो ये कौन बताएगा कि अफ्रीका कहाँ पे? वो ये चीज, ये बेसिक नॉलेज आपको आइडिया होगा, तभी हम आगे मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम रिवर्स की बात करें, रेड रिवर कहाँ पे है, जो है वो कोलोराडो रिवर कहाँ पे है, मिसिसिपी रिवर कहाँ पे है, हवांगू रिवर कहाँ पे है, यालो रिवर कहाँ पे, तो वो भी सारे का सारा बेसिकली मैप को जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे ना, तब तक आपके ज़हन में वो चीज बैठेगी नहीं। तो इसलिए मैप को पहले बेसिक पढ़ना सीखे, जैसे अभी तक हमने सीखा है। उसके बाद फिर एडवांस चले जाएंगे। जिस दिन हमने रिवर्स पढ़ने हैं, हम पूरे मैप में ये देखेंगे यहाँ रिवर होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से। जिस दिन हमने स्टेट्स पढ़नी है तो कहेंगे ये स्टेट है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये लाइक दिस वन। फिर इसी तरह से हर एक चीज को इन डिटेल पढ़ेंगे, तो क्योंकि नजरों से भी देख रहे होंगे, तो फिर आपका नॉलेज इनहैंस होने के साथ साथ वो नॉलेज फिर आपका जो है वो समझ ले कि एक लॉन्ग टर्म आपकी जो है वो बन जाती है प्रॉपर्टी। फिर आप उसको किसी भी एग्जाम के लिए और इवन आपने कम्युनिकेट करना है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। So student, that was about your basic concept of math. अब इसको एक तस्वीर ले ले, इस थोड़ा सा हम एडवांस लेते हैं, ले जी इसकी। ओके जी।
करते हैं तो हम इसी को इसी मैप के हवाले से बेसिक आइडिया मजीद दे देते हैं जो हमें हमारे एमसीक्यू में आगे काम आने वाले हैं इनके बारे में पता होगी। तस्वीर होगी थी अच्छी साफ सुथरी ठीक सुबह करता हूँ। अच्छा ये जो मैं आपने आपको बताई थी ना डायरेक्शंस उसको अगर हम सिंपली करें तो ये देखें वही बनता है वही WE वही नस NS ठीक है। अब इसको ये चार डायरेक्शन बनेगी ऐसे इसका मतलब क्या वेस्ट यहाँ ईस्ट यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ ये भी दिन में रहेगा आपकी ताकि लेट्स सपोज अगर ये मैप के बारे में पूछा जाए ये मैप के बारे में पूछा जाए तो ये कौन सा टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं। थोड़ी सी बात जो हम थोड़ा एक स्टेप एडवांस चलते हैं तो हम बात करेंगे ओशंस ऑफ द वर्ल्ड ठीक है। अब इसके हवाले से हम फिर अगेन वो एक मैप ड्रॉ करते हैं लाइक दिस लेट्स गो दिस इज वर्ल्ड मैप। अब हमने देखना है कि दिस इज यू नो हमें दरमियान में जब काटेंगे तो दिस इज इक्वेटर ये सब लोगों को पता है। हमें ये भी पता है कि यहाँ पे एशिया है ग्राफिक्स क्या समझना यहाँ पे तो अफ्रीका है सॉरी यूरोप है एंड ये इज अफ्रीका दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ। ओके सो ये ऑस्ट्रेलिया ये बेसिक्स है हमारा एक रफ सस्पेक्ट दिस इज एशिया मैं लिख देता हूँ ताकि दिस इज यूरोप दिस इज अफ्रीका दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड this is South America as this is US यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अब वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड मैप आपके सामने है जहां जहां मैंने ये ड्रॉ किया ना कि ये कॉन्टिनेंट इसके अलावा जितना भी एरिया वो क्या है वो सारे के सारा ओशन है पानी है ठीक है जी। तो ओशंस में अब वो हम इसको देखते हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े ओशंस हैं वो कौन कौन से कहाँ। आप सब लोगों ने सुना होगा कि हमारे पाकिस्तान में जहाँ पे कराची है उसके आगे कौन सा सी है ओशन की बात नहीं कर रहा सी की बात अरेबियन शाबाश अरेबियन सी है लेकिन यही सी आगे जाके एक ओशन में बदल जाता है और उस ओशन का नाम क्या है वेरी गुड ठीक है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन किस रीजन में है ये सारे का सारा नीचे वाला इंडियन ओशन है। सिमिलरली ये जो नॉर्थ अमेरिका के राइट साइड पे वेस्टर्न साइड पे और एशिया की ईस्टर्न साइड पे है तो इस रीजन में है हमारा पैसिफिक ओशन। अब जाहिर सी बात है जो नॉर्दर्न साइड पे है हम उसको नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहेंगे जो नीचे है उसको हम साउथ पैसिफिक ओशन कहेंगे लेकिन ओवरऑल एक ही नाम है पैसिफिक ओशन। यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन हो गया यहाँ पे ये इंडियन ओशन हो गया। अब यूरोप और इसके दरमियान यहाँ पे क्या है ये है जनाब आपका एटलांटिक ओशन। इसको हम शॉर्ट की लिखते हैं NATO और SATO। क्या मतलब भाई इसका मतलब ये कि हेलिस्फेयर की मैं बात करूं तो ये बनता है साउथ एटलांटिक ओशन और ये क्या बनेगा नॉर्थ एटलांटिक ओशन। नेटो से नॉर्थ एटलांटिक ये नेटो से एक और ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसकी बात नहीं कर रहा ये जस्ट कोई बात है कि फॉर्मुलाइज कर किया हमने अपनी सोच के लिए। तो ये नॉर्थ एटलांटिक ओशन ये और साउथ एटलांटिक ओशन ये दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि ये वाला सारा जो वर्टिकली रीजन है दिस इज ऑफ एटलांटिक ओशन और ये वाला रीजन जो है सारा पैसिफिक इधर भी ईस्ट सेंट्रल पैसिफिक और ये जो राइट एरिया बनता है एशिया के नीचे ये है सारे का सारा हमारा इंडियन ओशन से रिलेटेड। और ये रीजन है दिस इज हमारा साउथ आर्कटिक ओशन और यहाँ पे जो है वो हमारा नॉर्थ आर्कटिक ओशन। ओवरऑल आमतौर पे जो आर्कटिक ओशन का मैक्सिमम जो रीजन है वो एरिया जो वो इस साइड पे होता है इसलिए हम ओवरऑल इसको आर्कटिक ओशन भी बोलते हैं जो बेसिकली इस साइड पे होता है नॉर्थ पोल पे होता है। सो स्टूडेंट्स दिस वाज सिंपली ऑल अबाउट योर ओशंस की दुनिया के अंदर ओशंस कहाँ कहाँ हैं। तो ये जैसे अब हमने
पहले ड्रॉ किया मैप, मैप को ड्रॉ करने के बाद कॉन्टिनेंट्स देखे, और कॉन्टिनेंट्स के बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पे ओशंस कहाँ हैं। इसी तरह ही आपने भी जो मैक्सिमम चीज़ें जैसे मैंने बताया स्ट्रेट्स हैं, रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, इनको मैप के अकॉर्डिंग देखना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है और किस किस कंट्री के अंदर मौजूद है। कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं ओशंस के हवाले से, लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? तो लार्जेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक है। इसी तरह क्वेश्चन है कि डीपेस्ट ओशन कौन सा है? तो वो भी पैसिफिक है। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट ओशन कौन सा है, तो वो है आर्कटिक ओशन। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आपको आता है कि डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जो है डीपेस्ट पॉइंट क्या होगा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई ओशन ही होगा ना जिसका डीपेस्ट पॉइंट होगा। अर्थ के ऊपर तो इतना डीप कोई पॉइंट नहीं है। ओशन के अंदर जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है इन द वर्ल्ड, दैट इज मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच एक एरिया है और वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो गहरी एक जगह है समुद्र के अंदर, उसको हम मारियाना ट्रेंच बोलते हैं। क्वेश्चन आपको ये पता हो, ये डीपेस्ट पॉइंट का तो आपको पता है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया वेयर इज मारियाना ट्रेंच, यानी मारियाना ट्रेंच किस रीजन में है, किस ओशन में है, किस ओशन में जी? पैसिफिक। शाबाश, ठीक है, पैसिफिक ओशन में। वो जो लम्हा इकबाल का शेर है ना, बहर ज़ुल्मात में, बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये बहर ज़ुल्मात का नाम क्या था? अभी बोल के है एटलांटिक ओशन, नंबर 10 एटलांटिक ओशन। सो अब ये एक सिंपल सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी कि जब हम ओशंस की बात करते हैं तो ये हमारे सामने चीजें उभर के आती हैं। लेकिन राइट नाउ मैं आज की जो मेरी डिस्कशन है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आज एटलीस्ट आप में से किसी ने ये सीख लिया कि ये यहाँ यहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं और फिर कॉन्टिनेंट्स की डिटेल में जाना शुरू कर दिया, वर्ल्ड मैप की एप्लीकेशन कोई भी आप डाउनलोड कर लें, कोई भी मैप अपने सामने रखें, तो उसको जूम इन जूम आउट करके आप छोटी मोटी चीजें सारी देखें, तो ये विल बी गुड फॉर यू। एक पिक्चर ले लें, अटलांटिक ओशन के बारे में क्या अटलांटिक। तो अटलांटिक ओशन, बाकी किसी के बारे में सर कोई ओशन के बारे में कोई नहीं वो उर्दू ही है। वैसे अब देखो हर एक की उर्दू है, यानी बैठ के पहले हो क्या नोट्स मेरे आपने इसको उर्दू की बात ही करें वैसे रहेगा तो ये 5-7 एमसीक्यूज ऐसे जी जी, और ओशंस के वाले से मैक्सिमम डिटेल जो है वो यही है, बाकी फर्दर डिटेल में आपको नोट शेयर कर दूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है ना, एक बात मैं जैसे बता रहा हूँ कि भाई मुझे ये चाहिए कि आपको कम से कम इतना आइडिया हो जाए कि मैप को स्टडी कैसे करना है, इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, कैंसर क्या है, डिफरेंट ओशन कहाँ कहाँ पे हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। आप जब इतना पता चल जाएगा ना, तो यार अब एशिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं ये जानना किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं। क्यों? कि आप वो मैप के अंदर जाएंगे और आपके पास जो हार्ड शेप में मैप है, कोई अच्छा सा बुक शॉप से मैप लें, उसको विजुलाइज करें, या आप जो आपका डिजिटल मैप है उनको देखें, तो आपको अल्टीमेटली हेल्प होगी। मेरा मेरा मशवरा ये कि आपको जो पेपर वाला मैप है हार्ड शेप में जो लेना चाहिए वो भी लेना चाहिए, ताकि आप उसको भी विजुलाइज कर सकें, और एज वेल एज आपके पास वो दूसरा मैप भी हो जो डिजिटल मैप है, ताकि आप उसको भी देख सकें। अच्छा जी, अब एंड प्रोडक्ट क्या है इसकी, यानी ये क्या हमने मैप देखना है और फिर हर एक कॉन्टिनेंट्स के अंदर जाके देखना है, तो क्या इससे हमें फायदा क्या होगा? आपको बताता हूँ, इसके सवालात बताता हूँ जो हमें हमारे कवर अप होंगे। ये पिक्चर दे दी आपको, मैं बस खत्म करता हूँ। आप लोगों ने एक चार्ट बनाना होगा, ठीक है, और वो एक चार्ट जो है वो उसमें कुछ चीजें आप लोगों ने कवर अप करनी है, और वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टू वन होना चाहिए कॉन्टिनेंट, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट का। जस्ट फॉर एग्जांपल आज समझ लीजिए आप एशियन कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, हम एक चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर लिखेंगे सीरियल नंबर, और फिर उसके बाद लिखेंगे हम कॉन्टिनेंट, और उसके बाद हम लिखेंगे कंट्री, और उसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल, और उसके बाद हम लिखेंगे करेंसी, और उसके बाद हम लिखेंगे इसका
हेड ऑफ स्टेट, और उसके बाद हम लिखेंगे एम्बेसडर टू एंड फ्रॉम, यानी हमारा उधर कौन है और उनका इधर कौन है। तो ये वाली जो चीज है ना, कॉन्टिनेंट जितने भी हैं ये सारे के सारे आप इनके नाम कॉन्टिनेंट और बल्कि यहाँ पे सारा एशियन आ जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रीज के डिफरेंट नाम आ जाएगा, 1 नंबर पे ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। अब उसके बाद आपने इसके आगे कैपिटल्स लिखे। अब ये कहा जाता है यार कि कैपिटल ऐसे करते हैं कि कैपिटल चंद कंट्रीज की कर लेते हैं, तो ये कैसी स्ट्रेटजी है? तो ये स्ट्रेटजी हमारी कामयाब नहीं होने वाली। क्यों? कि कैपिटल हमेशा पूछता ही वो अननोन कंट्रीज के, अननोन से मुराद जो ज्यादा पॉपुलर ना हो। फॉर एग्जांपल लिचेंसन्स का कैपिटल क्या है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल लिसोथो का कैपिटल क्या है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमें उनका करना है, ये सबका करना है। इंपॉर्टेंट का तो वैसी टर्मिनोलॉजी की जरूरी होता है, लेकिन जो छोटे छोटे कंट्री है जिनके बारे में नहीं पता उनको भी कैपिटल में कोई गुंजाइश नहीं। सिमिलरली करेंसी भी दोनों ऐसी है कि हर एक कंट्री की कैपिटल भी करना है, हर एक कंट्री का करेंसी भी करना है। अब हेड ऑफ स्टेट के बारे में आ जाते हैं। क्या हेड ऑफ स्टेट हर एक कंट्री का करना जरूरी है? ऐसे तो फिर माशाल्लाह 193 हेड्स आपको याद हो जाएंगे, नहीं हो सकते। तो इसका आंसर ये है कि इसकी गुंजाइश आपके पास है। ये जो हेड ऑफ स्टेट है वो हमने करते हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज को टच करें। इसकी दो स्ट्रेटजीज हैं, या तो आप इंपॉर्टेंट कंट्रीज को टच करेंगे या फिर आप उन कंट्रीज के हेड्स को टच करेंगे जो कंट्रीज आपके राइट नाउ अभी उनका इंटरनेशनली समझ लीजिए कि वो इंटरनेशनल न्यूज में है। जैसे आर्मीनिया था, अजरबैजान था, पैलेस्टाइन है, ये इंटरनेशनल न्यूज में, इनको टच करना चाहिए। और इसके बाद अगर कोई ग्लोबली आपको कहीं इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं तो उनको फोकस करें, वो चाहे छोटे से छोटे, जिम्बाब्वे क्यों नहीं है, तो उसमें फिर होता है कि जिम्बाब्वियन प्रेसिडेंट कौन सा। कहते हैं जिम्बाब्वे तो मतलब कि एक अननोन कंट्री है, यानी बहुत पॉपुलर नहीं है, तो हमें उसके बारे में क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए। आना तो चाहिए कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, या फ्रेंच प्रेसिडेंट कौन सा है, जर्मन चांसलर कौन सा है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है क्योंकि अभी उसमें रिसेंटली इलेक्शन हुए होंगे, या वहाँ पे मार्शल लॉ लगा होगा, या वहाँ पे गवर्नमेंट मतलब इस तरीके से कोई ना कोई चीज आया होगा, तो उसको आपने फोकस करना है। अब ये बात हमें कौन बताएगा कि अभी जी इस मुल्क में ये हुआ है, इसमें ये बताएगी आपको करंट, ये आपको बताएगी आपकी न्यूज़पेपर रेडी, ये आपको बताएंगे आपके करंट अफेयर्स के डिफरेंट फॉरम्स जहाँ पे आपके अपने डे टू डे बेसिस पे नॉलेज है। तो ये है एक चार्ट जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट कवर होता है। अब मैं थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे बताता हूँ कि हम एडवांस स्टेज पे क्या करेंगे। एडवांस स्टेज पे हम ये करेंगे, ये जो कॉलम हमने बनाए हैं ना, इसमें से फर्दर कॉलम ऐड कर देंगे। क्या बना, हम यहाँ लिखेंगे रिवर्स, हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रेट्स, हम यहाँ ये लिख सकते हैं बाउंड्री लाइन, इवन हम यहाँ ये लिख सकते हैं पार्लियामेंट, हम इवन यहाँ पे ये लिख सकते हैं ओल्ड नेम। ये अगले स्टेप्स हैं, ठीक है जी। फिलहाल बुनियादी जो है आप वो ऊपर वाला कॉलम बना फ्री, उसके बाद अगले कॉलम में हम देखें रिवर, जो इंपॉर्टेंट रिवर उस कंट्रीज के अंदर वो लिख सकते हैं। उस कंट्री की जो के साथ किसी और के साथ उसका स्ट्रेट्स बिटवीन में है तो उसकी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। बाउंड्री लाइन का मतलब इधर पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान उसकी बाउंड्री लाइन कौन बोलते क्या है, डेवलपमेंट लाइन, ठीक है जी। इसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मैकमोहन लाइन है, मैकनीस लाइन है, तो ऑर्डरनीस लाइन है। तो अल्टीमेटली ये बाउंड्री लाइन है जिनका नाम है और इनके क्वेश्चन आते हैं आपको। इसी तरह से पार्लियामेंट के नेम है, जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट को तो हम पार्लियामेंट ही कहते हैं, एक नेशनल असेंबली और एक जो है वो सेनेट है। इसी तरीके से अगर आप इंडिया में चले तो हम कहते हैं लोकसभा कहते हैं, अगर आप अमेरिका में चले तो वहाँ कांग्रेस कहते हैं, अगर आप जापान में चले तो वहाँ पे डाइट कहते हैं, आई थिंक जो रशियन है इसको आप डोमा कहते हैं। तो अल्टीमेटली हर एक कंट्री की पार्लियामेंट का अपना नेम है, जो कि बेसिकली सेपरेट है टॉपिक। लेकिन जब हम टॉपिक्स तमाम तैयार कर लेंगे तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट करके हम एक पेज बड़ा चार्ट लेके सारा का सारा डाल देंगे, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर अस। और इस प्रोडक्ट का फायदा क्या होगा, सबसे बड़ी बात कि जब भी आपको कोई एग्जाम है आपको जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू नीड टू हैव अ व्यू ऑन दिस चार्ट और आपके पास सारा के सारा नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगा। अल्टीमेटली you will be able to save your time और अल्टीमेटली वो टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर लगा के बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसी बात थी आज के लेक्चर में जिससे वो चार्ट बनाया ही होगा। मुझे ये लगता है वो आपने ही बनाना है।
मुझे ये लगता है कि सबसे अहम बात जो आज मैं मतलब इस जो आज के टॉपिक के बाद कहना चाहूँगा वो ये है कि जस्ट मैंने आपको रियलाइज कराना था कि आपको कितना काम करना है। ये मेरा अगर मिथ समझे ना आज के लेक्चर की तो ये थी। टेक्निक्स मैंने बता दी हैं, ways are there, but now your commitment is missing, your devotion is ended, and this is not a difficult task. हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए मटेरियल बहुत पड़ा है यार, हर जगह पे मटेरियल बहुत पड़ा है। एक कोऑर्डिनेट की लिस्ट उठाओ गूगल में, सब कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, उसके आगे बहुत सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन आप उसको मेमोराइज नहीं कर सकते। आपने जब वर्कआउट किया होगा ना अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपने जहन से, वो चीज आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। वरना तो गूगल में हर चीज पड़ी है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम क्यों नहीं पास करते थे? गूगल में इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, देख देख के पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, फिर भी एग्जाम हम एलोकेट नहीं हो रहे। व्हाई? दिस इज द रीजन कि हम बेसिकली अपने हाथ से काम करने के आगे नहीं। हम नोट्स ढूंढते हैं और कभी ये नहीं सोचा कि नोट्स हम खुद भी बना सकते हैं। खुद बनाएंगे तो यू विल बी नोन एज ऑथर ऑफ योर नोट्स। और जो ऑथर होता है ना, उसे कोई डर नहीं होता, उसे कोई ये नहीं होता कि इस चीज का आंसर क्या है, क्योंकि उसने खुद प्रिपेयर किया एंड ही विल बी readily give the answer to any question. So students, this is all about your today's lecture. तो आज जो था हमारा वो एक थर्ड लेक्चर था, थर्ड फ्री लेक्चर था, जो हमने आपको यूट्यूब पे भी अपलोड करना है और बकाया तमाम फॉरम्स में मैं शेयर कर रहा हूँ। सो कल से हमारी जो पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पेड क्लासेस जो है वो हमने जो एक वे मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, उसका एक जो तरीकाकार है वो सारा मौजूद है। इवन देन जो है अगर आपको लगता है कि जी हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है और कुछ स्टूडेंट जो है वो पेन के हवाले से आना चाहते हैं, तो आई आई गिव यू अ नंबर। ये हमारे उसामा साहब हैं, आप इनसे रब्ता कर लें। ये हमारे तमाम जो अकाउंट्स मेंटर हैं उनको वो देखते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करके फी सबमिशन का वे पूछ सकते हैं, बिकॉज कल से हमारी पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड इफ समवन इज इंटरेस्टेड, ये मेरी एक सजेशन है, एडवाइस है कि इफ समवन इज इंटरेस्टेड तो उसको इमीडिएटली ये करना चाहिए क्योंकि कल की क्लास आया ना हो जाए। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है तो वो तो एक्सेप्टेड बात है, लेकिन इफ समवन इज इंटरेस्टेड तो ही शुड इमीडिएटली डू दिस नीड रिक्वायरमेंट। मैं आपको नंबर लिख देता हूँ सामा साहब का, जिससे आप इन्फॉर्मेशन लेके फी सबमिशन का वे पूछ सकते हैं। उनका नंबर है 0300 8756 469। ये सामा साहब का नंबर है, इनसे आप इन्फॉर्मेशन लेके तो अपना जो है वो सारे का सारा जो पेड क्लासेस का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप आ सकते हैं। और जो हमारे ग्रुप्स पहले बने थे असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी के, उनमें भी ये बात मैं कम्युनिकेट करता हूँ, रिटन में भी ये भी ओरली भी कम्युनिकेट करता हूँ कि उनमें से भी जो लोग पेड हैं उनको हम सेपरेट ग्रुप हमने ऑलरेडी बना दिया। तो जो पेड करता जाएगा उसको हम अलग सेपरेट ग्रुप में डालेंगे और कल से फिर ये लिंक हम जो है नया क्रिएट करके सिर्फ उन्हीं को शेयर करेंगे जो कि पेड स्टूडेंट्स होंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं विद न्यू टॉपिक्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। सॉरी स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन हो तो मुझे कर लीजिए। यू हैव टाइम, मुझे क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। किसी को क्वेश्चन है तो टाइप कर दें, पूछ सकते हैं आप। तो फिजिकल स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनके लिए भी टाइम है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इनका लेंथ क्वेश्चन हमने बाद में लिए थे, तो किसी को क्वेश्चन है तो वी कैन टाइप और मैं उसको कर सकता हूँ। वैसे तो आज का जो सेशन था थोड़ा उसमें क्लैरिटी की कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं। लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। I think there is no question here. चलिए सर, और Okay जी, thank इसको you end students. करते हैं। Good luck to you all. Allah Hafiz. जी आपने बहुत क्वेश्चन दे दिए जी, फाइन है। चलो बोलो। ठीक है, इंशाल्लाह। इसको भी दूसरा स्टार्ट कर देते हैं। सर आप दें मुझे 2-4 मिनट। हाँ जी श्योर। आई एम वेटिंग आउटसाइड। हाँ सर प्लीज। Why दूसरे भाई जान वो क्लास
जैसे ही अभी नुकसान आ जाओ भाई आ जाओ।